निकालो क्या है, दिखाओ क्या होमवर्क था। डीपीपी 3 का कुछ बचा हुआ था सवाल, बोलिए कौन सा क्वेश्चन पूछना है। डीपीपी 3 में कौन सा सवाल है? दस में कह रहा है कि क्लोज्ड कंटेनर है, समझना, कंटेनर क्लोज है और इसका 1.2 मीटर हाई, इसका ये हाइट दिया हुआ है 1.2 मीटर, ठीक, और 2.4 मीटर लॉन्ग है, 2.4 मीटर लॉन्ग है, और अंदर की तरफ वाइड कितना है 1.5 मीटर, यही ना। सवाल यह है कि इसमें पानी कितना भरे हैं, 2/3 ऑफ गैसोलीन ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.8, इसको 2/3 भर दिया गया, जितना है उसका 2/3 तक इसको भर दिए, तो गैसोलीन जो भरे उसका वॉल्यूम क्या हुआ, मान लो H हाइट तक भरा गया, ये कितना हाइट तक, तो वॉल्यूम ऑफ गैसोलीन जो है वो कितना हो गया 2/3 ऑफ टोटल, गैसोलीन का वॉल्यूम क्या है 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो अब बताओ इसका वॉल्यूम निकालते हैं गैसोलीन का, पहले 2.4 ये है और 1.5 मीटर वाइड है और H हाइट है, तो कितना हो गया 2.4 इंटू 1.5 इंटू H, यही है, इज इक्वल टू 2/3। टोटल वॉल्यूम क्या हो गया इस पूरे का, टोटल वॉल्यूम हो गया 1.2 इंटू 2.4 इंटू 1.5, तो 2.4 कट ही गया, 1.5 भी कट गया, तो क्या आ गया H इज इक्वल टू 2.4/3 यानी 0.8 मीटर। तो हाइट निकल गया ना अपने को कि गैसोलीन जो बड़ा उसका हाइट क्या है। अब कह रहा है क्वेश्चन में आगे, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन विच मे बी इम्पार्टेड टू द टैंक सो दैट द बॉटम फ्रंट एंड ऑफ द टैंक इज जस्ट एक्सपोज्ड, बॉटम एंड जस्ट एक्सपोज हो जाना चाहिए, यानी ये जब इधर एक्सेलरेट होगा, सपोज करो इसी को जब आगे की तरफ एक्सेलरेट करेंगे कंटेनर को, यही है, कंटेनर को जब एक्सेलरेट करेंगे तो ऐसा कुछ फ्री सरफेस होना चाहिए, माने यहां का लिक्विड खाली हो जाना चाहिए जस्ट, तभी ना बॉटम दिखेगा। अब सोचो, अब इतना जगह ये पूरा जब एक साइड आएगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये यहां तक तो भरेगा ही और फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो। अब तुमको एक कहा ऐसा कहीं नहीं हो गया, सीधे ऐसा हो जाता, तो इतना दूर में ये पूरा वॉल्यूम एडजस्ट होगा तब ना, ऊपर से क्लोज किया हुआ है, टैंक क्लोज है, गैसोलीन बाहर नहीं निकल सकता। अगर यही ओपन होता तो क्या होता, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता कि नहीं हो जाता, लेकिन है तो टैंक बंद, तो इसी में सारा लिक्विड रहना है, तो कुछ ये सिचुएशन हो सकता है। बोलिए अभी इसका क्या एक्सेलरेशन दे कि जस्ट बॉटम एक्सपोज हो गया, यानी बॉटम का लिक्विड इधर आ गया, जिसे कि बॉटम को जस्ट देख पा रहे हैं, यही पूछ रहा है ना। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तब तो tan थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है कितना, A/G। अगर कंटेनर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ तो tan थीटा कितना, A/G। ये tan थीटा कितना हो गया यहां पर, ये हाइट पता है, इस डिस्टेंस को x मान लो, इसको क्या मान लिए, x मान लिए, तो क्या हो गया ये 1.2/x, 1.2, ये 1.2 था और ये x मान लिए, इज इक्वल टू A/G। अगर x निकल जाएगा तो काम हो जाएगा ना, और x निकालने के लिए वॉल्यूम कंजर्व कर देते हैं,
भाई गैसोलीन का वॉल्यूम जितना यहां है उतना ही यहां पर भी है, तो वॉल्यूम कंजर्व करो, अपने आप एक्स निकल जाएगा। क्या यहां पर वॉल्यूम क्या था, एच निकल ही चुका है, तो गैसोलीन का वॉल्यूम हो गया 2.4 इंटू वॉल्यूम ऑफ गैसोलीन लिख रहे हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैसोलीन बराबर 2.4 इंटू 0.8 इंटू 1.5। यहां पर यही वॉल्यूम है, और यहां पर क्या वॉल्यूम हो गया उसका, अगर ये एक्स है तो ये बचा हुआ कितना हुआ 2.4 माइनस एक्स, तो वॉल्यूम लिख रहे हैं 2.4 माइनस एक्स इंटू ये वाला 1.2 इंटू 1.5। ये इतना दूर का रेक्टेंगल का वॉल्यूम हुआ, रेक्टेंगल और अंदर में 1.5 डीप है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ 2.4 माइनस एक्स इंटू 1.2 इंटू अंदर में 1.5 प्लस ट्रायंगल वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा हाफ एक्स इंटू 1.2 इंटू 1.5। बोलो, तो 1.5 तो खैर सब में है, कट गया नहीं, कितना बचा यहां पर 2.4 नहीं कटेगा, कोई नहीं कटा, तो 1.2 तो कट गया। देखो यहां भी 1.2, यहां भी 1.2 और यहां 2.4, तो इसको 2 कर लेते हैं। क्या इधर क्या बचा 1.6 इज इक्वल टू, यहां क्या बचा 2.4 माइनस एक्स प्लस हाफ किसे x/2 ना, x/2, तो एक तरफ ले आओ, x/2 कितना आ गया x/2, यहां पर माइनस x/2, इधर आ गया x/2 और 0.8 यही आ गया, तो x कितना आ गया 1.6 आ गया, तो x का वैल्यू 1.6 यहां पुट करेंगे तो a नहीं निकल जाएगा, यही तो पूछ रहा था। इसके आगे पढ़ाएंगे वो समझ में आएगा, ये तो पीछे का हो चुका है, इसलिए क्या है भाई, ए लार्ज ओपन टॉप कंटेनर ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हैज ए स्मॉल होल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया a/10, इट्स साइड, ये तो बर्नौली थ्योरम का सवाल आ गया गलती से यहां पर, ये अगले डीपी में करेंगे 5 में, कौन सा कर रहे थे अभी हम लोग 4 नहीं 5 में करेंगे, जब फ्लूइड फ्लो पढ़ाएंगे, फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ाएंगे तब होगा ये, इसमें पता नहीं गलती से ये क्वेश्चन यहाँ आ गया, तो 11 नंबर छोड़ देना, 12 बनाओ, क्या दिक्कत है 12 में, देयर आर 2, ये भी वैसा ही सवाल है जी, देयर आर 2 आइडेंटिकल स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, हाँ ये सब नहीं होगा, 11 12 दोनों वही का सवाल है। 13 तो आसान था, 13 बना गया, वही फ्री सरफेस को मिलाएंगे तो थीटा tan थीटा a/g कर लेना था हॉरिजॉन्टल के साथ, और बोलिए dp4 बोलो, ये दोनों अच्छा सवाल है, लेकिन इसको ये लिख लेना कि dpp5 में उसको उसके नीचे लिख लो dp5, आगे करेंगे हम लोग। चलिए फ्लूइड डायनामिक्स का बोलिए, सॉरी dpp4 का, dpp4 का 4, क्या बात कर रहे हो यार, ये नहीं कल पढ़ाए हैं हम, v1 ρ1 g प्लस v2 ρ2 g बराबर mg है, अब फ्रैक्शन पूछ रहा है तो फ्रैक्शन तुमको नहीं समझ में आता है। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्ज्ड इन वाटर टू दैट ऑफ केरोसिन ऑयल, तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है, हद बात कर रहे हो, टोटल वॉल्यूम हमको मालूम है, मिटा दें, कल ही कराए हैं कि कोई पिछले क्लास में बताए थे कि इंटरफेस पे अगर कोई लिक्विड कोई बॉडी है तो दोनों लिक्विड में जितना जितना वॉल्यूम डूबा हुआ है वो लेते हैं, ρ1 वाले में v1 वॉल्यूम ले लो, ρ2 वालों में v2, v1 ρ1 g प्लस v2 ρ2 g बराबर mg, अब v1 प्लस v2 टोटल वॉल्यूम हो गया ब्लॉक का, क्या तो v1 बाई v2 निकालना है, और क्या है, क्या हुआ, अरे जल्दी बोलो, आगे बोलो। सर उसमें सर आइस वाले में आइस का जो निकालना है वॉल्यूम, उसका केरोसिन का और वाटर का दोनों का वॉल्यूम मिला के मिलेगा आइस का।
क्या कर रहा है? कह रहा है कि क्यूब ऑफ आइस फ्लोट्स इन वाटर एंड पार्शियली इन केरोसिन वेल, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आइस, माने कितना वाटर में है, कितना केरोसिन में है। तो वाटर में मान लो VW वॉल्यूम है और केरोसिन वाल में उसका VK वॉल्यूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, V वाटर इंटू रो वाटर इंटू G प्लस V केरोसिन इंटू रो केरोसिन इंटू G, अब बराबर है M आइस इंटू G। ब्लॉक तो आइस का है ना, तो ब्लॉक का मास क्या हुआ, आइस का मास इंटू G। अब आइए V वाटर प्लस V केरोसिन, ये क्या हुआ, M आइस बाई रो आइस। एक्चुअली टोटल वॉल्यूम किसके बराबर है, टोटल वॉल्यूम ये किसका है, मतलब ब्लॉक का जो वॉल्यूम वाटर में है अब प्लस ब्लॉक का जो वॉल्यूम केरोसिन में है, तो दोनों वॉल्यूम जोड़ देंगे तो टोटल वॉल्यूम ब्लॉक का हो गया ना। ब्लॉक का मास M आइस बाई रो आइस करेंगे तो वॉल्यूम निकल गया। तो ये प्लस ये बराबर ये। अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक और ये दो, तो हमको निकालना है किसका रेशियो, फाइंड द रेशियो वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्ज इन वाटर VW बाई VK निकालना है। तो इसमें क्या तकलीफ है, बोलो क्या तकलीफ है? ये तो पूछ रहा है कि आइस का कितना वॉल्यूम वाटर में है और कितना वॉल्यूम केरोसिन में है, इसका रेशियो निकाल दो। इतना छोटा सा बात पूछा। और बोलिए, बोलो जल्दी। 7 नंबर, द डेंसिटी ऑफ आइस दिया हुआ है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस लाइज बिलो वाटर, द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज इतना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस ब्रैक डू वी सी, एज्यूम दैट इट हैज सेम डेंसिटी एज ऑर्डिनरी आइस, यानी इतना। देखिए मिटा दें, कह रहा है कि आइस का डेंसिटी दिया हुआ है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस लाइज बिलो वाटर, पानी में आइस का कितना फ्रैक्शन डूब रहा है, ये आइस है, यही है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है डूबा हुआ पार्ट, यानी V इन अब बाई V टोटल, यही ना फ्रैक्शन हुआ। फ्रैक्शन का मतलब है टोटल के तुलना में कितना डूबा हुआ है। बोलिए V इन बाई V टोटल। अब चलिए, इधर बुआयंसी लग रहा है, इधर mg लग रहा है, तो बुआयंसी बराबर mg। बुआयंसी क्या है, V इन रो वाटर इंटू G, सही है। और m क्या करेंगे, V टोटल, यही ले लेते हैं ना वॉल्यूम के टर्म में, V टोटल इंटू रो आइस इंटू G, ये मास ऑफ आइस है। आइस का मास कैसे निकालोगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू G, G से G कट गया तो तुम कैसा, ये तुमको नहीं निकल गया V इन बाई V टोटल। अरे भाई V इन बाई V टोटल क्या हुआ, रो आइस बाई रो वाटर हुआ। ये तो पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइस ब्रैक डू वी सी, एज्यूम दैट इट हैज सेम डेंसिटी एज ऑर्डिनरी आइस। ये क्या पूछ रहा है, द डेंसिटी ऑफ सी वाटर दिया हुआ इतना, ठीक है। माने यहां पर वाटर का डेंसिटी कितना ले लेना है, 1024, और आइस का डेंसिटी तो 917 है, ये लेके फ्रैक्शन निकाल दो, ठीक है। देखो क्या आंसर है, देखो लिखो जल्दी, हो गया। उसके आगे कुछ पूछा है, क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द आइस बर्ग सॉरी डू वी सी, एज्यूमिंग दैट, बर्ग मतलब क्या है, we see assume that it has same density as ordinary ice। तो इसमें क्या दिक्कत है, आइस के पानी के ऊपर तो यही है ना, पानी के ऊपर ही ना बच गया, तो इसका भी फ्रैक्शन निकालना क्या दिक्कत है, उसी में से माइनस कर देंगे तो उसका फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो पूछा क्या है इसमें, ऐसा क्या है, अरे पूरे में जैसे कि इस फ्रैक्शन निकल गया डूबे हुए का,
तो 1 माइनस करोगे तो किसका फ्रैक्शन निकल जाएगा? ऊपर वाले का निकल जाएगा। और बोलो है? 10 नंबर कह रहा है कि ये बॉल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन ए कंटेनर एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर। विल द बॉल रिमेन्स इमर्ज्ड एज इट्स इनिशियल डेप्थ और विल इट सिंक और राइज सम व्हाट इफ द कंटेनर इज शिफ्टेड टू द मून? देखिए, ये मिटा दें। एक बात हम बता रहे थे, एक क्वेश्चन कराए भी थे कि सिलेंडर को पानी में डुबा दिए और सिलेंडर को एक्सेलरेट कर दिए तो जो डूबा हुआ लेंथ है वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो जवाब था नहीं बदलेगा। क्या है? जी का टर्म कट जाता है। तो अब जमीन पे है कि चांद पे ले गए, जी बदल गया, लेकिन जी के बदलने से क्या, वो तो कट ही जाएगा। जी वाला टर्म क्या हो जा रहा है? कट जाएगा। तो क्या फर्क पड़ेगा? तो उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है कि जमीन पर है कि चांद पर है। फर्क क्या पड़ेगा? कौन सा सवाल था? 10 नंबर। A ball floats on the surface of water in a container exposed to the atmosphere. Will the ball remains immersed at its initial depth or will it sink to or rise some if the container is? हो गया वही बात। यही पूछ रहा है कि कंटेनर को हम जमीन के बजाय कहां ले गए? मून पे ले गए। तो मून पे भी ले जाएंगे तो जी क्या हो जाएगा? अरे जी तो दोनों तरफ कट जाएगा ना भाई। जब कहीं भी ले जाओ, कंटेनर है, यहां पर कोई बॉल है, इसका कुछ पार्ट डूबा हुआ है जिसके कारण बॉयंसी लगा, नीचे mg लगा। बैलेंस है तो b बराबर mg लिख दिए। v इन रो लिक्विड इंटू g अब बराबर m इंटू जी। तो कटने में है। अब चांद पे ले गए तो g का वैल्यू g/6 हो जाएगा। अर्थ के तुलना में g/6 भी होता है, यहां भी g/6, यहां भी g/6। तो कट के बराबर ही हो गया ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है क्या एटमॉस्फेयर? क्या आंसर का? उससे क्या मतलब है? नहीं, उससे क्या मतलब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मतलब है भाई? हम बता रहे हैं। चलो फिर वही बात कर रहे हो तुम लोग। ये इसीलिए हम पहले बता दिए कि बुआयंसी फोर्स का ओरिजिन क्या है। क्या मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का? हमको बताओ तो। ये एक डूबा हुआ पोर्शन है, ठीक है। अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। देखना, ऊपर से लगा P0A, नीचे से लगा P प्लस P0A, लगा कि नहीं लगा? मान लीजिए रो GH, माने यहां का प्रेशर क्या लगा? PA लग कर ले रहे हैं, कोई बात नहीं है। यहां से हम कर लिए PA, सही है। तो बुआयंसी कितना हो गया? बुआयंसी तो PA माइनस P0 ही है ना। तो P कितना? रो GH प्लस P0 इंटू A, अब माइनस P0 इंटू A। तो कट ही गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों तरफ लग रहा है ना जी। अगर लग रहा है ग्राउंड पे, अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर से भी लग रहा है, तो इधर से भी लग रहा है, तो उसका क्या का असर होगा? चांद पे भी लगेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई, वो तो टर्म कट ही जा रहा है, जी भी कट जा रहा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला भी टर्म कट जा रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं भी रहेगा तभी क्या होगा? चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है तो रो GH तो लेंगे, बोलिए। तो यही होगा, और क्या क्या दिक्कत है? क्या आंसर लिखा है? कौन सा डिग्री था? W इज इक्वल टू प्लस VA, क्या है? रो ए अब प्लस रो वाटर ना। कुछ और कहना चाह रहा होगा तो फिर ये नहीं है। तुम देखो ना, कट जा रहा है ना, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लिखिए ये वाला, वो कुछ और सोच के आंसर दिया है, पता नहीं क्या है, देखेंगे हम। और बताओ।
और क्या सवाल था? है हो गया? अब देखिए आगे क्या हम लोग बात कर रहे थे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वैक्स है जिसका वजन किस में दिया हुआ है? वैक्स का वजन एयर में दिया हुआ है। तो मास ऑफ वैक्स जो एयर में एकदम ओरिजिनल हुआ तो कितना है? 18.03 ग्राम है। सही है, 18.03 ग्राम। अब मेटल का वेट जो है वो वाटर में दिया हुआ है, तो वाटर वाला ओरिजिनल नहीं है, वो तो भाई बुयांसी लग के अपरेंट आएगा, जो आएगा वो आएगा। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो ये जो मेटल है कोई जो पानी में डूबा हुआ है, इसमें बुयांसी भी लग रहा है और mg भी लग रहा है। तो आपको क्या दिया हुआ है? mg, यहां समझना पहले बात को, मास ऑफ वाटर इंटू जी माइनस बी, ये दिया हुआ है आपको। क्योंकि वाटर में वेट क्या हो जाएगा? mg माइनस बी। कितना दिया हुआ है वाटर में? कहां गया? 17.03 ग्राम। तो 17.03 ग्राम है तो इंटू जी कर लेते हैं ना। वेट लेना है तो mg करना होगा कि नहीं करना होगा? ये हो गया। अब आइए बी क्या होगा? मास ऑफ वाटर इंटू जी माइनस बी हो गया। ये जो डूबा हुआ है, पूरा डूबा हुआ है, ये जब इसका एयर में वेट दे रहा था, मतलब एयर में डूबने के बाद ये वेट है, सॉरी वाटर में पूरी तरह से डूबने के बाद ये वेट है। किसी का वेट वाटर में दिया हुआ है, मतलब वाटर में वो डूबा हुआ है तब ये वेट है। तो बी कितना लेंगे? मास ऑफ ये मास ऑफ वाटर थोड़ी ना, मास ऑफ मेटल ना यार, एक मिनट रुक जाओ। mg माइनस बी, m किसका? मास ऑफ मेटल इंटू जी माइनस बी। अब देखो मास ऑफ मेटल इंटू जी माइनस बी कितना? मास ऑफ मेटल बाई डेंसिटी ऑफ मेटल इंटू रो वाटर इंटू जी। अब हुआ ना भाई, मास बाई डेंसिटी तो मेटल का वॉल्यूम हो गया। जितना वॉल्यूम का मेटल डूबा है उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। तो लिक्विड का डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम इसी के बराबर इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये मास ऑफ लिक्विड इंटू जी, वेट ऑफ लिक्विड हो गया। ये बराबर है 17.03 जी। तो ये जी से जी नहीं कट गया, तो अपने को क्या आ गया? अब मास ऑफ मेटल अगर निकालना भी है, कॉमन कर लो, 1 माइनस रो वाटर बाई रो मेटल इज इक्वल टू 17.03। ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, यहां भी ग्राम नहीं लिखते हैं, ग्राम में ही ले रहे हैं हम लोग हर जगह, तो लिखने की जरूरत नहीं, ग्राम में ही है। हो गया? अब क्या कर रहा है? अब दोनों को एक साथ पानी में डुबा दिए, दोनों को एक साथ करके पानी में डुबा दिए, तो वजन कितना हुआ? इफ बोथ मेटल एंड वैक्स, both metal and wax together sink into water, sink into water। तो अब जो buoyancy होगा वो किसके बराबर है? मैंने इसमें कह रहा है, सॉरी, उसका वेट कितना सो कह रहा है, कितना कह रहा है? 15.23 दोनों का इकट्ठा वेट कितना है?
15.23 है ना. इट इज टाइड टू द वैक्स एंड बोथ टुगेदर वेट इतना इन वाटर. ठीक है, तो अब देखिए m वाटर का प्लस m मेटल का इंटू g माइनस b एक साथ आ गया तो क्या हो गया, ये समझ रहे हो बात को. वजन क्या हो गया, m वाटर प्लस m मेटल इंटू g. अब माइनस जो बॉयंसी लगेगा एयर का वो वाटर का वो, ये सब कितना के बराबर है 15.23 g. यही है ना. कितना आया बोलो. मास ऑफ वाटर और मेटल को ऐसे लिख दो ना, मास ऑफ वाटर तो हमको पता ही है, मास ऑफ वैक्स ना, वैक्स है देखो, वाटर का तरह ही करवा दे. मास ऑफ वैक्स तो हमको पता है, तो 18.03 अब प्लस मास ऑफ मेटल, वो भी लिख सकते हैं कितना, छोड़ो ना, मास ऑफ मेटल रहने देते हैं. मास ऑफ मेटल यहां से निकल जाएगा इंटू जी. अब माइनस बॉयंसी में वी लेना पड़ेगा. किसका वी, अब तो वैक्स भी डूब गया और मेटल भी डूब गया, तो दोनों का वॉल्यूम कितना, मास ऑफ वैक्स बाय डेंसिटी ऑफ वैक्स, सही है, प्लस मास ऑफ मेटल बाय डेंसिटी ऑफ मेटल. ये क्या हो गया, ये टोटल वॉल्यूम हो गया जो डूबा हुआ है, इंटू रो वाटर इंटू जी. ये सब किसके बराबर 15.23 जी. सही है ना, ऐसे हम लोग कर रहे हैं. अब बताओ हमारे पास क्या क्या पता है. दो इक्वेशन हुआ ना, एक इक्वेशन ये है, ये तो हम लोग यूज कर लिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो तुम. अब बताओ कि मेटल का डेंसिटी पता होगा जरूर, इसमें कौन सा था ये, मेटल का डेंसिटी नहीं पता है. ए पीस ऑफ मेटल ऑफ वेट इतना ग्राम इन वाटर, इट इज टाइड टू द वैक्स एंड बोथ टुगेदर वेट इतना इन वाटर. व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वैक्स, यानी वैक्स का डेंसिटी निकालना है अपने को. तो इक्वेशन सफिशिएंट है हमारे पास, देखो तो मेटल का पता रहना चाहिए था, डेंसिटी छूट गया इसमें. मेटल के डेंसिटी के बिना नहीं बनेगा ना, क्योंकि फिर 3 अननोन हो जाएगा ना इक्वेशन तो ही. हाँ, तो इसमें छूटा हुआ है सवाल में, ठीक बात है. देखो करना क्या क्या है, माने हम समझा दे रहे हैं. यहां पर मेटल का डेंसिटी पता ही रहेगा, तो मास ऑफ मेटल निकल जाएगा, क्योंकि डेंसिटी वाटर पता है. तो यहां पर वैक्स का मास पता, मेटल का मास पता, मेटल का डेंसिटी पता, तो रो वैक्स निकल जाएगा. और रो वैक्स कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वैक्स के जगह पे डेंसिटी ऑफ वैक्स को लिखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू रो वाटर. हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ रहा है, तो वैक्स का डेंसिटी निकलेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर पता है, तो वैक्स का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा. बोलो, तो यही करना है. बस सवाल इसलिए आपसे नहीं बना क्योंकि इसमें डेंसिटी मेटल का मिसिंग है, डेटा में वो छूट गया है. लिख लो, तरीका यही है. और कोई सवाल है? बोलो जल्दी. कितना? यूनिफॉर्म वुडन स्टिक ऑफ लेंथ L and cross sectional area A, density D is immersed in a liquid density 4D. A small body of mass m and negligible volume
is attached at the lower end of the rod so that a stick floats vertically in a stable equilibrium. Then क्या दिक्कत है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और वर्टिकल है, तो यहां तो कोई टॉर्क आना नहीं है, क्योंकि बी और एम जी का लाइन ऑफ एक्शन एकदम सेम हो गया. तो दिक्कत क्या है इसमें? मिटा दें. मिटा रहे हैं. देखो समझो यहां पर बात को. एक रॉड है और इस रॉड के नीचे एक बॉल ऐसे लगा दिए हैं, ये है ना, एक बॉल लगा हुआ है और ये इसमें ऐसे डूब रहा है ऐसे, और एकदम ये इक्विलिब्रियम में ऐसा कर रहा है वर्टिकल पोजीशन में. इसी पोजीशन में ये इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, मतलब बी तो यहीं से कहीं पास कर ही रहा होगा और एम जी भी यहीं से पास कर रहा होगा, तभी ना ये वर्टिकल ऐसे इक्विलिब्रियम में है. बोलिए, फिर वही बात करेंगे बी बराबर एम जी. तो दिक्कत क्या है इसमें जी? क्यों नहीं बनाई है? यहां तो कोई टॉर्क का भी लफड़ा नहीं था, वर्टिकल पोजीशन में एकदम है. लेंथ एल है इसका जो अंदर है. बोलिए, तो वी इन कितना हुआ? इसका मान लो एरिया ए है, ये वाला एरिया क्या है? ये ए मान लेते हैं. तो एरिया ए इंटू लेंथ एल, ये किसका वॉल्यूम हुआ? रॉड का. अब प्लस जो बॉल नीचे नीचे है उसका भी तो वॉल्यूम है. बॉल का वॉल्यूम क्या हुआ जी? क्रॉस सेक्शन एरिया ए दिया ही हुआ था खैर. and D is emerged in liquid density 4D, a small body of mass M and negligible volume. सुन लीजिए, बॉल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, यानी जो भी वॉल्यूम है वो किसका है? रॉड का. तो A इंटू एल ले लिए, काम हो गया हमारा. इंटू क्या? रो किसका? रो वाटर का इंटू जी. बोलो, इज इक्वल टू रॉड का मास कितना? रॉड का मास ए यूनिफॉर्म वुडन स्टिक ऑफ लेंथ एल क्रॉस निकालना क्या है? अच्छा, किसका डेंसिटी 4D है? अच्छा, इसका डी है डेंसिटी रॉड का. तो बढ़िया था. रॉड का मास क्या करेंगे? ए इंटू रॉड का लेंथ क्या है? एल. कैसे? कैपिटल एल है. कैपिटल एल इसका पूरा लेंथ है. तो ए इंटू कैपिटल एल, सुन लीजिए, इंटू डी करेंगे तो रॉड का मास आ गया. अब प्लस स्मॉल एम करेंगे तो बॉल का मास आ गया. अरे एमजी में तो सबका ना मास लेंगे. इतना इंटू जी, ये कट गया. अब क्या पूछ रहा है इसमें? देन एम क्या होगा? डी ए एल से बड़ा छोटा देख लो. यानी एम बराबर जो हुआ, एम बराबर ए एल. रो वाटर नहीं है यहां पर, ये कोई लिक्विड है, वो भी लिख दे रहे हैं. हाँ, तो ए एल 4D माइनस ए कैपिटल एल डी, यही ना? अरे बोलो. तो अगर हम लोग यहां से m बराबर निकालें तो ए डी को अगर हम कॉमन कर दें तो बचा क्या? 4L माइनस एल. तो m क्या है? और L और स्मॉल m में कोई रिलेशन नहीं है. ए यूनिफॉर्म स्टिक ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A and density D is immersed in liquid of density 4D. A small body of mass M and negligible volume is attached to the lower end of the rod so that the stick floats vertically in a stable equilibrium. अच्छा खैर, इसको हम लोग पुट करके देखें अलग अलग वैल्यू.
मास को अगर DAL से बड़ा कर दे तो क्या होगा? मास अगर DAL से बड़ा है, DAL ये है ना, अगर पहला ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एम को कह रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑप्शन में कि ग्रेटर देन DAL, और एम आया कितना है हमको? एम आया है 4a स्मॉल LD माइनस ALD, ये ग्रेटर देन ALD। चेक करते हैं क्या रहा है, तो 4ALD ग्रेटर देन 2ALD है ना, तो 2a से कट गया 2 टाइम्स, और ये d से d कट गया, तो बचा क्या अपने को? ये 12 ग्रेटर देन L आ गया। तो हो सकता है, इसमें दिक्कत क्या है भाई? इसका जो ये जो 12 लेंथ है, इसका इस लेंथ का जो डबल है वो L से बड़ा हो सकता है, क्या दिक्कत है? ये पॉसिबल है कि नहीं है? तो 12 ग्रेटर देन L पॉसिबल है ना जी? मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जो टोटल लेंथ है उससे उसके दुगना, जितना लेंथ डूबा हुआ है उसका दुगना इस लेंथ से छोटा बड़ा है। ये तो हो ही सकता है ना। तो ऐसे ही बाकी ऑप्शन को चेक करिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी है कि m लेस देन DL, अगर m को हम लेस देन DL कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा कि L ग्रेटर देन फिर 12 हो जाएगा। ये भी हो सकता है, ये तो कुछ कह नहीं सकते ना कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि नीचे भी एक मास लगा हुआ है। आंसर है क्या इसका पता चलेगा, ऐसा दिया क्यों? या तो L और कैपिटल L में कुछ रिलेशन देता। ए नंबर दिया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि स्मॉल L और कैपिटल L में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए था, तभी ना। कहां लिखा है? हाँ, ऐसा अगर मान ले तो फिगर से, तो फिगर देख के कैसे पता चलेगा? हाँ, अगर ये मान ले कि L जो है वो ग्रेटर देन L/2 है, ये दिया हुआ है, ऐसा मान लो, क्योंकि आधा से ज्यादा डूबा हुआ है, ठीक है ना। अगर ये मास, लेकिन बात वही है ना, अगर ये मास नहीं रहता तब कितना डूबा, इस मास में भी तो डिपेंड करेगा कि आधा से ज्यादा डूबा है कि नहीं डूबा है। कुछ तो लिखता, कुछ तो क्लू देता कि इस मास के लगाने से आधा से ज्यादा डूब गया, कुछ लगाता तभी ना बता पाते। ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि L अगर L/2 से बड़ा है तो उस केस में 12 ग्रेटर देन L/2 हो गया। तो इस क्वेश्चन में ऐड, अगर ऑप्शन ए को सही करना है तो उसमें लिख लो, थोड़ा मेंशन करो। द सबमर्ज पार्ट ऑफ ए स्टिक, उसी में क्वेश्चन में लिखो ना आगे, द सबमर्ज पार्ट ऑफ ए स्टिक, द सबमर्ज पार्ट ऑफ ए स्टिक is greater than half of the length of a stick, is greater than the half of, is greater than the half of the length of a stick। अगर ये बोल देंगे तब हो जाएगा फिर। तो जैसे ही L को हम ग्रेटर देन L/2 ले आए, यानी 12 ग्रेटर देन क्या आ गया? L आ गया, और यहां से भी 12 ग्रेटर देन L आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, तो ये बोल के हम लोग कर सकते हैं, हो गया ना। और 24 नंबर सवाल तो वही है कि V1 D1G प्लस V2 D2G बराबर mg, ऐसे करके हम लोग करेंगे, वही जो है। लीजिए, मिटा दें, लिख लीजिए। और का डिस्कशन था आगे। अब हम लोग को शुरू करना है हाइड्रोस्टैटिक्स। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा दिए थे ना। देखो आगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? यहां से लिखो कि सब कुछ समझ में आएगा। हाइड्रो मतलब वाटर, स्टैटिक मतलब रेस्ट, यानी रेस्ट वाटर के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो लिखेंगे द फोर्स एक्सर्टेड बाई, the force exerted by
रेस्ट वाटर, रेस्ट वाटर या स्टैटिक वाटर, ऐसे लिखो ना, बाय स्टैटिक वाटर on the surface of a body is called hydrostatic force, is called hydrostatic force, is called hydrostatic force. रेस्ट वाटर किसी के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, जैसे अगर हम बाल्टी में पानी भर दिए तो बाल्टी का जो दीवार है वो पानी को रोक रहा है ना, क्या पानी रुका रहना चाहता है? वो तो चाहेगा कि हम फैल जाएं। यानी जब फैलना चाह रहा है तो बाल्टी की दीवार पे क्या कर रहा होगा? फोर्स लगा रहा होगा फैलने के लिए, है कि नहीं? पॉलीथीन में पानी भर के देखो ना, पता चल जाएगा, फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि धक्का देता है पानी उसको फैलने के लिए। तो पानी फैलना चाह रहा है तो कंटेनर के दीवार पे फोर्स लगा रहा होगा। वही फोर्स क्या है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है। जैसे इस पर हम लोग ऐसे बात करते हैं, देखिए अलग अलग सिचुएशन देखना। एक कंटेनर है, इस कंटेनर का दीवार बिल्कुल वर्टिकल है, ऐसा कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें पानी भर दिए हैं, इफ वॉल ऑफ कंटेनर, ध्यान देना, इफ वॉल ऑफ कंटेनर इज वर्टिकल देन वॉल पे एफ हाइड्रोस्टैटिक, किस पे? वॉल पे 0 होगा। सबसे पहला सिचुएशन हम बता रहे हैं। जैसे ग्लास है, ग्लास में पानी भरते हैं, वो फैलना चाह रहा है लेकिन चारों तरफ से बराबर फोर्स लगा रहा होगा ना, चारों तरफ से बराबर फोर्स लगा रहा है तो नेट क्या हो जाएगा? 0। तो दीवार पे नेट फोर्स क्या होगा वहां उस केस में? 0 होगा। आप नहीं विश्वास है तो निकाल के देख सकते हैं, कैसे निकालेंगे आगे हम बताएंगे, लेकिन कुछ सिचुएशन हम डायरेक्ट बता रहे हैं। और ऐसा कोई रटने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि रट लो कि 0 होगा, तो मत रटो। क्या होगा तुम अपने आप निकाल सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम बना के, ठीक है ना? लेकिन फिर भी इतना तो कॉमन सेंस लगाएंगे कि भाई अगर दीवार कंटेनर का वर्टिकल है और उसमें पानी भर दिए तो ये जो वाल है कंटेनर का, इस कंटेनर के वाल पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि चारों तरफ से एकदम इक्वल लग रहा है। एक सिचुएशन हुआ। दूसरा देखिए, कंटेनर है लेकिन ऐसा है, इस बार ऐसा कंटेनर का दीवार है, ठीक? यह है कंटेनर का दीवार। अरे यार, ऐसा कंटेनर का दीवार है। अब इसमें पानी भरा हुआ है। अब कहोगे कि भाई ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो ऐसा वाल पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालने का कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, लेकिन कैसे निकालेंगे वो देखो। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि जो वाटर है ना, इस वाटर कॉलम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। वाटर कॉलम का, तो ये जो वाटर कॉलम है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये वाटर कॉलम है, यहां से P0A लगेगा, लगेगा ना?
और ये जो कंटेनर है, कंटेनर के बॉटम पे जो वाटर का प्रेशर होगा उसके कारण फोर्स लगेगा। तो बॉटम पे जितना कंटेनर के बेस पे, सॉरी, कंटेनर के बॉटम पे जितना फोर्स वाटर लगाएगा, कंटेनर का बेस वाटर पे उतना ही लगा देगा, एफ बॉटम, एफ बॉटम। बोलो, और क्या फोर्स है? ऐसे पानी है, ऐसा दीवार है, तो पानी ऐसे दबा रहा होगा ना उसको, तो पानी कंटेनर पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लगा रहा होगा, तो कंटेनर उस पे ऐसे लगा रहा होगा। दूसरा, ये फोर्स आ रहा होगा, ऐसे ऐसे आ रहा होगा कि नहीं? इसका ये वाला कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो गया, लेकिन ये वाला फोर्स तो लग रहा है, ये लग रहा है ना। तो वाल पर जो फोर्स लग रहा है वो नेट किधर लग रहा है? वर्टिकली अपवर्ड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो रहा है? बात समझ रहे हैं? तो हम लोग यहां पे इक्वेशन क्या लिखेंगे वो देखो, mg भी एक लग रहा है, mg भी लगाओ। तो क्या क्या इक्वेशन है? P नॉट ए प्लस mg इज इक्वल टू एफ बॉटम अब प्लस एफ वाल के कारण। हम यहां दो जगह दिखाए हैं, लेकिन चारों तरफ से ऊपर लग रहा है, तो ऊपर नेट कितना लग रहा है उसका मतलब है हमको। तो ऊपर नेट लग रहा है एफ वाल, बॉटम पे लग रहा है mg लग रहा है, और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। इसको बैलेंस करेंगे तो हमको एफ वाल नहीं निकल जाएगा। अगर मान लो तुमको कहोगे कि अच्छा हमसे गलती से ऊपर लग गया, लग तो रहा था नीचे, तो आप अगर गलती भी करेंगे तो कोई समस्या नहीं है, निगेटिव में आएगा। लगना है नीचे और तुम ले लिए ऊपर, तो आंसर निगेटिव में आ जाएगा। तो निगेटिव में आएगा तो तुम समझ जाओगे अच्छा हम जिधर लिए उसका ठीक उल्टा होगा। बोलिए, मतलब साफ है। दीवार पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जब भी लगेगा तो वर्टिकली ही लगेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स हमेशा क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। बात समझ रहे हैं? तो हम यहां लिख रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द wall of container, hydrostatic force on the wall of container is always vertical। अब अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, है ना। हम गलती भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, माइनस में आएगा तो हम समझ जाएंगे कि उसका डायरेक्शन उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, लिखिए पहले इतना, ठीक है ना, मिटा दें। चलो देखो यहां पर ये हो गया। ऐसे ही मान लो अगर ऐसा रहता, ऐसा कंटेनर रहता, तो देख के ही लग रहा है कि अब क्या होगा? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कंटेनर पे किधर, ये वाटर किधर लगाएगा? इधर लगाएगा। तो कंटेनर पे किधर लगेगा? नीचे की ओर लगेगा ना कंटेनर पे। अरे भाई ये जो है पानी तो इसको इधर धक्का दे रहा होगा ना, तो कंटेनर पे यानी वाटर पे किधर लगेगा? उल्टा। वाटर पे दिखा रहे हैं, वाटर पे इधर लगेगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वाल के कारण। अब ये वाला कंपोनेंट फिर से कैंसिल हो रहा है, नेट किधर बचेगा? डाउनवर्ड ना। एफ वाल का जो फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट ही केवल इफेक्टिव है, बोलिए। और एफ वाल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो रहा है? एफ वाल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल हो रहा है, सही है। mg लगी रहा है, बॉटम जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो लगी रहा है, P नॉट ए ऊपर से लगी रहा है। तो हम इसको जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? नीचे क्या क्या है? P नॉट ए प्लस एफ वाल का वर्टिकल कंपोनेंट का नेट वैल्यू। अब दो नहीं है, ये दिखाने के लिए दो दिखा दिए हैं, चारों तरफ से नीचे लग रहा है।
तो नेट कर दिए एफ वॉल का वर्टिकल कंपोनेंट का नेट वैल्यू, और कोई है नीचे क्या, mg है प्लस mg, और सबको बैलेंस कौन कर रहा है, एफ बॉटम नहीं कर रहा है। अरे बोलो ना, ये लिख लो। लेकिन ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि तुम नीचे या ऊपर याद करो, नीचे भी लग सकता है ऊपर भी लग सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम किसी एक, अब एक सवाल हम लोग करेंगे इस पर तो ज्यादा मजा आएगा, ये समझ पाएंगे कि क्या कहना हम चाह रहे थे। तो सब अपने अपने सामने DPP2 निकालो। तुम लोग को मिला नहीं है, अब दिलवा देंगे। DPP2 निकालो सब अपने अपने सामने। एक तुम लोग अपने में से दो इसको आगे। DPP2 में एक क्वेश्चन देखिए, वो कौन सा सबसे लास्ट में कौन सा क्वेश्चन है, नंबर देखें। नहीं DPP2 निकालो, वो सबसे लास्ट 3 नंबर क्वेश्चन। DPP2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। DPP2 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए सब कोई। DPP2 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है। DPP2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये है। एक ऐसा घड़ा है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब कहोगे आप बताए कि ऐसा रहे, अभी तो कैसा भी नहीं है। तो इसी के लिए बोले कि ऊपर भी लग सकता है या, लेकिन लगेगा वर्टिकल ही। दीवार पे फोर्स हमेशा किधर लगेगा, खुद सोचो ना, अगर इसको तुम बात करो ऐसे, अगर कोई फोर्स लग रहा है तो चारों तरफ बराबर लग रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन का जवाब है, पहला क्वेश्चन में बॉटम पे शायद फोर्स पूछ रहा है, नहीं तो बॉटम का फोर्स तो तुरंत निकल जाएगा। ये बॉटम पे कितना फोर्स लगाया होगा, बॉटम पे फोर्स एफ एट बॉटम, एफ बॉटम पे P0 प्लस रो GH इंटू एरिया। अरे प्रेशर इंटू एरिया, यहां का प्रेशर इंटू एरिया करेंगे तो बॉटम पे फोर्स आएगा ना। ये हाइट दे रखा है अपने को 20 सेंटीमीटर, बोलिए P0 कितना है 10 टू दी पावर 5, उसमें सब लिखा हुआ है, पीछे पलट के देखना। 10 टू दी पावर 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है क्वेश्चन में, दे रखा है। चलो प्लस डेंसिटी 1000 वाटर का, G कितना 10, H कितना 20 यानी 0.20 सेंटीमीटर यानी 0.2, और एरिया भी जो है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 20 इंटू 10 टू दी पावर -4। सुन लो, ये सबको जोड़ो ना, कितना आया, 10 टू दी पावर 5 को कॉमन करो। तो 10 टू दी पावर 5 को कॉमन करेंगे तो यहां 10 टू दी पावर 4 ही है, 5 कॉमन होगा तो यहां 0.02 हो जाएगा, यहां 1 बचेगा, यहां 0.02 यानी 1.02 हो गया ये, इंटू 10 टू दी पावर 5 और 10 टू दी पावर -4, तो इंटू 10 इंटू 20, यही ना आया। टोटल सॉल्व करके आ गया 204 न्यूटन। कितना आया, बॉटम का फोर्स कितना आया, 204 न्यूटन आ गया। सही है। अब क्या करा अगला, वाल पे, कंटेनर के वाल पे कितना फोर्स लगे, नहीं पूछ रहा है दूसरा में, क्या पूछ रहा है, साइड ऑफ द ग्लास, ग्लास के साइड पे रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रहा है, साइड मतलब जो दीवार है उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो साइड वाल पे फोर्स निकालने के लिए फिर वही काम कर रहे हैं हम लोग,
हम लोग पानी का जो ये केवल वाटर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो क्या क्या फोर्स लग रहा है? P0A। याद रखना है कि साइड वॉल पे फोर्स निकालने का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। जब भी फोर्स निकालना होगा तो क्या करना होगा? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा अंदर के पानी का। P0A। अब बॉटम पर जो फोर्स लगाया, बॉटम उतना ही उल्टा लगा देगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो बॉटम पे लगा वो वापस लग गया इस पे। एक और क्या सा फोर्स लगा? mg। और उसके अलावा साइड वॉल पे लग गया F वॉल। अब ये ऊपर है कि नीचे है, ये बाद में डिसाइड होगा क्या वैल्यू आता है। हो सकता है नीचे लग रहा हो, हमको नहीं मालूम। समझ गए? हम ऐसे ही ऊपर ले लिए। अब इसको लिखो। क्या क्या लिखोगे? F वॉल ऊपर लग रहा है प्लस F बॉटम, ये सब मिला के किसके बराबर? P0A प्लस mg। P0A प्लस, यही है, बोलो। तो F वॉल अब प्लस F बॉटम तो 204 था ही। P0A 10 टू दी पावर 5 इंटू एरिया कितना? 20 इंटू 10 टू दी पावर -4। बोलो, समझ लो बात को। प्लस mg, मास इसका कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम दे रखा है 1/2 लीटर। अंदर में वॉल्यूम क्या है? कितना पानी है? 1/2 लीटर। तो मास निकालने के लिए 1/2 और लीटर को 10 टू दी पावर -3 करेंगे तो मीटर क्यों हो गया? इंटू क्या है? डेंसिटी 1000। अरे पानी का डेंसिटी 1000 हो गया ना। इंटू जी कितना? 10 हो गया कि नहीं हो गया? अरे mg ही नहीं हुआ। क्या आया फाइनल? इज इक्वल टू, देखो, यानी F वॉल प्लस 204 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करो इसको तो ये आ गया तुमको कितना? 200 आ गया। ये 200 प्लस 5 आया कि नहीं? 205 हो गया। तो वॉल पे कितना फोर्स आया? वॉल पे कितना फोर्स आया? 1 न्यूटन। प्लस में आया, मतलब ऊपर जो माने हैं सही है। यही बात हो गई। तो वॉल का फोर्स इसी तरह से निकलेगा। आप डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। बॉटम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ना। ऊपर से क्या फोर्स लग रहा है पता है, mg क्या है पता है, लेकिन साइड वॉल पे क्या फोर्स लग रहा है वाटर के कारण, उसके लिए हम तभी पता कर पाएंगे जब हम, तो इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम लोग कुछ और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जनरल एग्जांपल्स करेंगे। देखो हेडिंग दे दो, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ऐसे लिखो, सरफेस ऑफ प्लेनर बॉडी। प्लेनर बॉडी, ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनर बॉडी। प्लेनर बॉडी का मतलब जो एक प्लेन में है। देखिए ध्यान दीजिएगा। सपोज करो कि एक ये सिचुएशन लेते हैं कि यहां पर ये एक प्लेट है, ऐसा ये एक प्लेट है ना। इस प्लेट पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है और इस प्लेट को क्या किए, एक तरफ से पानी भर दी इस प्लेट के। इस प्लेट के एक साइड क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है।
और कह रहा है सवाल में कि इस पानी की वजह से इस प्लेट पे फोर्स बताओ, यानी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट ड्यू टू स्टैटिक वाटर। वाटर रेस्ट में है, ठीक है, रोक रहा है। अब ये सब क्यों निकाल रहे हैं, सब निकाल के क्या होगा? हम देखते हैं कि पानी के प्रेशर से डैम का गेट टूट गया, ऐसा न्यूज में आता है। बाढ़ आ गया, पानी का प्रेशर इतना बढ़ा कि डैम का गेट टूट गया और इधर का भी एरिया पूरा जलमग्न हो गया। तो कोई जो हम गेट बनाते हैं डैम पे, वो कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, उसको वो पता करता है कि भाई यहां पर ज्यादा से ज्यादा कितना, किस लेवल तक पानी आ सकता है, हमारा डैम का गेट कितना तक पानी का प्रेशर सस्टेन कर सकता है। ये सोच के गेट बनाया जाता है। तो उसको इस बात का पता होना चाहिए कि स्टैटिक वाटर किसी सरफेस पर कितना फोर्स लगाता है, तभी ना कर पाएगा। तो खैर देखिए, अब फोर्स निकालने में दिक्कत क्या है? फोर्स निकालने में दिक्कत यह है कि ऊपर से नीचे आते हुए प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यानी इस मेटल के सरफेस पर, या कोई भी बॉडी का ये जो सरफेस है प्लेनर बॉडी का, इसके सरफेस के अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग है। यानी फोर्स ऊपर से नीचे आते हुए फोर्स क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। तो जब फोर्स वेरी कर रहा है तो एक साथ तो निकलेगा नहीं। एक छोटे से एलिमेंट पे निकाल के अब ऊपर से नीचे तक इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फोर्स अपने को निकल जाएगा। तो वही हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी देखिएगा, यहां से y डिस्टेंस नीचे आए और एक एलिमेंट ले लिए, यहां पर ऐसा एक एलिमेंट ले लिए, एक ऐसा एलिमेंट लिया यहां पर। जो एलिमेंट लिए वो ये है। इस एलिमेंट का थिकनेस ले लिए कितना? dy। अब इस एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा है वो देखो, ऐसा फोर्स लग रहा है इधर से, हर जगह इस एलिमेंट पे फोर्स लग रहा है कि नहीं? ऐसा ऐसा फोर्स लग रहा है इस एलिमेंट पे, बोलो। और इधर से भी फोर्स लग रहा है। कहोगे इधर से क्या लग रहा है? कुछ तो है नहीं। अरे कुछ नहीं तो एटमॉस्फेयर तो है। तो P0 इंटू डी इधर से लग रहा है और P इंटू ए इधर से लग रहा है। बोलो नेट कितना लग रहा है? तो DF बराबर DF PA माइनस P0 A। ये इसके सरफेस पर नेट फोर्स हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। अब P कितना है? P0 प्लस रो जी वाई। क्या जी? यहां पर कितना प्रेशर है? P0 प्लस वाई, नीचे आया तो प्रेशर क्या हो गया? P0 प्लस रो जी वाई। बोलो इंटू डीए ना, इंटू डीए माइनस P0 डीए। तो P0 से P0 तो कट गया। तो ये जो रो जी वाई है वहां तक तो ठीक है। डीए कितना है? यहां हम लिख देते हैं एल, लेंथ ऑफ प्लेट, लेंथ ऑफ प्लेट। और बी क्या है? विड्थ, विड्थ ऑफ प्लेट। क्या हो गया ये? डी ए, बी डी वाई। लिखेंगे लिखेंगे? अरे डी ए क्या लिखेंगे? ये लेंथ जो है बी है और ये थिकनेस डी वाई है। तो ये बी हुआ, ये एल हुआ। समझ रहे हो बात को? ये एल और ये बी। तो ये जो छोटा सा स्ट्रिप लिया उसका एरिया क्या है? बी डी वाई हो गया। अब एफ निकालना है तो एफ बराबर क्या होगा? रो जी बी एक तरफ रहने दो और यहां इंटीग्रेशन किसका? वाई डी वाई का। कहां से कहां तक? 0 से एल तक। जो एल लेंथ है, एल स्मॉल एल लेंथ है, स्मॉल एल लो, कोई दिक्कत है? वाई कहां से कहां तक वेरी किया? कितना आ गया ये? रो जी बी एल स्क्वायर बाई 2। तो एफ कितना आया? बी इंटू एल को एक तरफ कर लो तो बी इंटू एल मिलके क्या हो गया? एरिया। नहीं तो क्या बच गया? बच गया अपने को रो जी एल बाई 2 इंटू एरिया। यही ना बच गया। यानी देखो, अगर हम इसी चीज को जनरलाइज करें तो हम फोर्स निकालने का एफ हाइड्रोस्टैटिक क्या लिख सकते हैं? यानी एफ हाइड्रो
स्टैटिक बराबर ये जो रोजी L/2 है वो प्रेशर है कहां का, एकदम बीच का, L/2 दूरी पे प्रेशर। अगर हम इसको लिखें प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास तो कोई दिक्कत है? कहां का प्रेशर? सेंटर ऑफ मास, बॉडी का जहां सेंटर ऑफ मास है वहां का प्रेशर। इनटू ए क्या है? एरिया। एरिया ऑफ, या ऐसे लिखो फेस एरिया है ना, कौन सा एरिया? जिस फेस पे लगा रहे हैं, फेस एरिया, फेस एरिया। तो एफ हाइड्रोस्टैटिक हो गया प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इनटू फेस एरिया। फेस एरिया ये है ना जिस फेस को देख रहे हैं, ये फेस एरिया है, L इंटू बी। तो आगे से हम इसको जनरल कर दिए। हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है किसी प्लेट पे, प्रेशर कहां का लेंगे? सेंटर ऑफ मास का लेंगे इंटू फेस एरिया लेंगे, काम हो जाएगा। लिख दीजिए।